नमस्कार दोस्तों, एसजीएम एजुकेशन रे यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सबको विदित है कि अपने इस चैनल पर इस समय हम पढ़ रहे हैं हिंदी साहित्य का इतिहास। अपने इस चैनल पर पूर्व कक्षाओं में हमने दोस्तों संपूर्ण व्याकरण पढ़ ली है, जो फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और रीट मेंस के लिए उपयोगी है। अपनी टीजीटी, पीजीटी, केवीएस या आपके अन्य सभी भर्ती परीक्षाएं जहां हिंदी पूछी जाती है उसके लिए उपयोगी है। तो हमने व्याकरण पढ़ा, उसी क्रम में हमने काव्य शास्त्र पढ़ा जो अपने फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, केवीएस, टीजीटी, पीजीटी, नेट, स्लेट सभी भर्ती परीक्षाओं में उपयोगी है। उसी क्रम में अब हम पढ़ रहे हैं हिंदी साहित्य का इतिहास। और हिंदी साहित्य के इतिहास में अब तक हमने जो मुख्यतः 3 भागों को 4 पार्टों में अलग अलग बांटा है, जिसमें अपना आता है आदिकाल, हम कंप्लीट पढ़ चुके हैं। पूर्व मध्यकाल अर्थात भक्ति काल, उसमें हमने भक्ति काल के जो आपके 2 भाग हैं मुख्य, निर्गुण और सगुण। तो निर्गुण पार्ट को हमने लगभग कंप्लीट कर लिया है। निर्गुण पार्ट में हमने संत काव्य धारा को पढ़ा। अब सूफी काव्य धारा को पढ़ने और सूफी काव्य धारा के मुख्य या प्रमुख जो कवि है और उनकी रचनाएं, वो आज का हमारा टॉपिक है दोस्तों मुझे उम्मीद है कि जो पढ़ाया जा रहा है वो सभी मित्रगण समुचित स्थिति, अपनी यथा स्थिति के अनुसार जहाँ भी उन्हें उपयुक्त लगे वो पढ़े। और कुछ पूछना हो किसी भी क्रम में तो आप कमेंट से बताएं और उसका समाधान पाए। अपने मित्रों को शेयर जरूर करें और दोस्तों हो सके तो आप सभी मित्रगण सब्सक्राइब भी करें। देखिए, अपना जो ये चैनल है उसमें थोड़ा सा ये दीपावली की छुट्टियों से कुछ व्यवधान था बीच में। अब यथावत अपनी ये जो बची हुई क्लासें वो कंप्लीट करवाई जाएगी, जिसमें आपका फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और रीट मेंस का सिलेबस कंप्लीट होगा। दोस्तों हम अब पढ़ रहे हैं हिंदी साहित्य का इतिहास। उसमें हम पढ़ रहे हैं सूफी प्रमुख कवियों के बारे में और उनकी रचनाओं के बारे में। तो आइए, भक्ति काल की प्रेमाश्री काव्य धारा या सूफी काव्य धारा के प्रमुख कवि कौन कौन से हैं और उनकी रचनाएं। तो आज सबसे पहले हम देखते हैं सूफी काव्य धारा के सबसे प्रसिद्ध और प्रमुख कवि के विषय में, जिनका नाम है दोस्तों मलिक मोहम्मद जायसी। जैसा कि हम सबको विदित है कि मलिक मोहम्मद जायसी, जिन्होंने पद्मावत नामक महाकाव्य लिखा 1540 के तहत, ये ऐसे कवि थे जो एक महाकाव्यात्मक रचना लिखकर सूफी काव्य धारा में बड़े प्रसिद्ध हुए। इनके द्वारा इसके अलावा अन्य रचनाएं भी लिखी गई। तो आइए देखते हैं मलिक मोहम्मद जायसी, जिनका जन्म 1492 ईस्वी में जायस नगर में हुआ था। जायस नामक नगर में हुआ, इसलिए दोस्तों इन्हें जायसी कहा जाता है। और इनकी मृत्यु 1542 ईस्वी में हुई। तो ये मलिक मोहम्मद जायसी। इनके गुरु का नाम था शेख मोहिदी, जो सूफी फकीर थे, शेख मोहिदी नाम से जो जाने जाते थे। इसी क्रम में इनके द्वारा लिखी गई प्रमुख रचनाओं में पहली रचना है पद्मावत, जो एक महाकाव्यात्मक रचना थी इनकी। दूसरी रचना है अखरावट, तीसरी रचना आखिरी कलाम और चौथी रचना है दोस्तों चित्ररेखा। इसी क्रम में इनकी 5वीं रचना है कहरनामा और छठी मशलानामा। इस प्रकार इनके द्वारा ये मुख्यतः 6 ग्रंथ लिखे गए। उनमें पद्मावत महाकाव्य इनकी प्रसिद्धि का मुख्य आधार है। दोस्तों देखें हम पद्मावत के विषय में। पद्मावत एक महाकाव्यात्मक रचना है जिसका रचना काल है 1540 ईस्वी। देखो दोस्तों, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और रीट, मैं तो नहीं कह सकते, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, टीजीटी, पीजीटी, केवीएस या नेट आदि भर्ती परीक्षाओं में सबसे ज्यादा पूछा जाता है ये प्रश्न कि पद्मावत का रचना काल है। तो इसका रचना काल है 1540 ईस्वी। ये महाकाव्य श्रेणी की प्रथम रचना मानी जाती है। इसका विभाजन 57 खंडों में किया गया है। ये ऐसा महाकाव्य है जो अलग अलग 57 खंडों में विभाजित है। दोस्तों इसमें चित्तौड़गढ़ की राजा रत्नसेन और सिंगलदीप की राजकुमारी जो पद्मावती है उनके प्रेम विवाह का और विवाह के बाद के जीवन का मार्मिक चित्रण किया गया है।
कि शादी के बाद का उनका जीवन कैसा था या विवाह तक का उनका जीवन कैसा है। ऐसे ये रचना दो पार्टों में विभाजित है, पूर्वार्ध हिस्सा इसका भाग और उत्तरार्ध भाग। तो पूर्वार्ध भाग में रत्नसेन और पद्मावती के प्रेम का और उनके मिलने और विवाह होने तक का वर्णन है। उसके बाद उनके उत्तरार्ध भाग में उनके विवाह के बाद की जिंदगी का या स्थिति का वर्णन है दोस्तों। इसकी कथा वस्तु यानी कि पद्मावती की कथा वस्तु को दो भागों में बांटा है, पूर्वार्ध भाग और उत्तरार्ध भाग। पूर्वार्ध भाग में रत्नसेन और पद्मावती के विवाह का वर्णन है और उत्तरार्ध भाग में विवाह के बाद की जीवन का वर्णन है। पद्मावत के पात्र जो विभिन्न दार्शनिक तत्वों के प्रतीक है। पद्मावत महाकाव्य के जो पात्र है, नायक नायिका, सह नायक नायिकाएं या उसके जो विपक्षी खलनायक आदि है, सभी किसका कार्य करते हैं दोस्तों? दार्शनिक तत्वों को के प्रतीकों का कार्य करते हैं। जैसे चित्तौड़ जो तन या शरीर का प्रतीक है, चित्तौड़गढ़ है वो। यहाँ सिंगलदीप या श्रीलंका है, वो हृदय का प्रतीक है दोस्तों। रत्नसेन जो मन का या आत्मा का प्रतीक है। पद्मावती बुद्धि या परमात्मा का प्रतीक है। इसमें जो हीरामन तोता है वो गुरु का प्रतीक है। राघव चेतन एक शैतान का प्रतीक है और अलाउद्दीन खिलजी माया का प्रतीक है। इस प्रकार दोस्तों इसके सभी पात्र और स्थान, घटनाएं आदि प्रतीकात्मक है, किसी न किसी दार्शनिक प्रतीक का रूप वो प्रकट करती है। इस प्रकार पद्मावत महाकाव्य अपने आप में विशेष है दोस्तों। इसी क्रम में यह रचना शेरशाह सूरी के शासनकाल में रची गई है। शेरशाह सूरी का शासनकाल था, उस समय पद्मावत महाकाव्य को लिखा गया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे समासोक्ति कहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि ये समासोक्ति महाकाव्य, इसमें समासोक्ति का अधिक प्रयोग किया गया है। समासोक्ति अलंकार के माध्यम से लिखी गई रचना है। इसमें मुख्यतः दोहे और चौपाई छंदों का प्रयोग किया और कड़बक पद्धति से लिखी गई रचना है, जिसमें 7 अर्दलियों के बाद एक दोहे का प्रयोग किया गया है दोस्तों। इस रचना में एक स्थान पर रत्नसेन की दूसरी पत्नी नागमती के विरह दशा का 12 मासा नाम से वर्णन किया गया है। दोस्तों जब रत्नसेन अपनी प्रथम पत्नी नागमती को छोड़कर और पद्मावती को प्राप्त करने के लिए श्रीलंका या सिंगलदीप जाता है, तो उसके विरह में उसकी पूर्व पत्नी नागमती है वो कैसे 12 महीने का समय व्यतीत करती है, उनकी याद में, उसकी विरह में रोते बिलखते वो कैसे समय पास करती है, समय व्यतीत करती है, उसी को 12 मासा के नाम से जाना जाता है, जो उसकी विरह दशा का वर्णन करता है। ये वियोग श्रृंगार का श्रेष्ठ वर्णन है इसमें दोस्तों। इसी क्रम में आचार्य शुक्ल के अनुसार ही यह सर्वाधिक प्रौढ़ और सरस प्रेम मार्गी काव्य माना जाता है। आचार्य शुक्ल कहते हैं कि पद्मावत जो महाकाव्य है ये सर्वाधिक प्रौढ़ और सरस प्रेम मार्गी काव्य है दोस्तों। इसके अलावा यानी कि पद्मावत के बाद जो मलिक मोहम्मद जायसी की दूसरी प्रमुख रचना है वो है दोस्तों अखरावट। तो देखिए अखरावट, इस रचना में वर्णमाला के प्रत्येक अक्षर को लेकर सूफी मत के सिद्धांतों का वर्णन किया गया है। वर्णमाला के प्रत्येक अक्षर के साथ सूफी जो मत है, सूफी जो विचार है, उनका वर्णन इसमें मिलता है। उनके सिद्धांतों को इन्होंने प्रकट किया है। इसमें चौपाई छंद का प्रयोग हुआ है। इसमें कवि मलिक मोहम्मद जायसी ने चौपाई छंद का प्रयोग किया है अखरावट के तहत। इसी क्रम में इनकी तीसरी प्रमुख रचना है आखिरी कलाम। इनकी जो तीसरी प्रमुख रचना है आखिरी कलाम, इस रचना में रोजी कयामत या प्रलय के दिन का वर्णन किया गया है। इनकी इस तीसरी रचना में कयामत के दिन का या प्रलय के दिन का वर्णन किया गया है। यह रचना बाबर के शासन काल में रचित मानी जाती है। इनकी जो आखिरी कलाम रचना है वो प्रथम मुगल शासक बाबर के समय
में लिखी गई मानी जाती है। सूफी काव्य धारा की अन्य रचनाएं, यानी कि जो आपके मलिक मोहम्मद जायसी की रचनाओं के अलावा जो सूफी काव्य की अन्य रचनाएं हैं उन्हें भी देखते हैं दोस्तों। जैसे हंसावली, जिसके लेखक है असाहित। हंसावली के लेखक है दोस्तों असाहित, जिसका रचना काल है 1370 ईस्वी और ये राजस्थानी हिंदी में रचित रचना है। डॉक्टर नगेंद्र असाहित को सूफी का प्रथम कवि मानते हैं। सूफी काव्यधारा का प्रथम कवि किसे मानते हैं दोस्तों? असाहित को, डॉक्टर नगेंद्र। इसी क्रम में अन्य और रचना जो है वो है चंदायन या चांदायन। इसके जो लेखक है वो है मुल्ला दाऊद। मुल्ला दाऊद द्वारा लिखी गई रचना थी ये। 1379 ईस्वी में लिखी गई रचना है ये, और ये अवधी भाषा की रचना थी दोस्तों। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने इन्हें यानी कि मुल्ला दाऊद को सूफी काव्यधारा का प्रथम कवि माना है, और इनके इस मत का अन्य विद्वानों ने भी समर्थन किया है कि सूफी काव्यधारा का प्रथम कवि है तो वो मुल्ला दाऊद है। और इसका यानी कि चंदायन नामक रचना के जो नायिका है वो तो चंदायन और इसके नायक है वो लौर या लौरिक है दोस्तों। इसे लौर कहा या लौर कथा भी कहा जाता है चंदायन को। इस प्रकार चंदायन के लेखक मुल्ला दाऊद 1379 ईस्वी में लिखी गई रचना है। नेट, स्लेट और फर्स्ट ग्रेड भर्ती परीक्षाओं में बार बार रिपीट हुए प्रश्नों में से है दोस्तों ये। इसका रचनाकार के विषय में या इसके रचना काल के विषय में अधिक प्रश्न पूछे जाते हैं। इसी क्रम में अन्य जो सूफी रचनाएं उनमें है सत्यवती कथा, जिसके लेखक है ईश्वरदास। ईश्वरदास द्वारा ये सूफी काव्यधारा की रचना है। इनके द्वारा एक अंगद पैज नामक अन्य राम कथा की रचना भी लिखी गई। ईश्वरदास की सत्यवती कथा 1501 ईस्वी में रचित अवधी भाषा की रचना है दोस्तों। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी इन्हें यानी ईश्वरदास को सूफी का प्रथम कवि मानते हैं। सूफी के प्रथम कवि को लेकर विद्वानों का अलग अलग मत है। जैसे कि हमने देखा डॉक्टर नागेंद्र असाहित को प्रथम सूफी कवि मानते हैं। उसी क्रम में राम कुमार वर्मा है वो मुल्ला दाऊद को प्रथम कवि मानते हैं। इसी क्रम में जो हजारी प्रसाद द्विवेदी है वो ईश्वरदास को प्रथम कवि मानते हैं, और आचार्य शुक्ल है वो कुतुबन को प्रथम कवि मानते हैं। इसी क्रम में सत्यवती कथा है, उसमें नायिका सत्यवती है और इसके नायक का नाम है ऋतुपर्ण। यह अवधि की प्रथम रचना भी मानी जाती है कि अवधी भाषा की प्रथम रचना है सत्यवती कथा। अगली रचना है मृगावती, जिसके लेखक है कुतुबन। ये 1503 ईस्वी में रचित रचना है दोस्तों। ये अवधी भाषा की रचना है। आचार्य शुक्ल ने इन्हें ही सूफी का प्रथम कवि माना है। आचार्य शुक्ल कहते हैं कि कुतुबन सूफी काव्यधारा के प्रथम कवि है, और इनकी रचना मृगावती प्रथम रचना है। कुतुबन के गुरु का नाम शेख बुरहान माना जाता है। कुतुबन मृगावती के लेखक है। इनका रचना काल 1503 है। आदि या आचार्य शुक्ल के अनुसार सूफी के प्रथम कवि है। सूफी काव्यधारा के ऐसे प्रश्न नेट, स्लेट, रीट और मुख्य अपनी जो परीक्षाएं हैं फर्स्ट ग्रेड आदि में अधिक पूछे जाते हैं दोस्तों। इसी क्रम में अगली सूफी रचना है मधुमालती। मधुमालती के लेखक है दोस्तों मंझन, और इसका रचना काल है 1545 ईस्वी। मंझन ने 1545 ईस्वी में मधुमालती की रचना की अवधी भाषा में। और मधुमालती जो रचना है उसकी नायिका मधुमालती है, जबकि नायक है दोस्तों मनोहर। मधुमालती के नायक का नाम है मनोहर। इसी क्रम में अगली रचना है रूपमंजरी, जिसके लेखक है नंददास। 1568 ईस्वी में ब्रज भाषा में लिखी गई रचना थी रूपमंजरी। ऐसे ही अगली रचना है चित्रावली।
चित्रावली की रचनाकार है उस्मान और ये 1613 ईस्वी में अवधी भाषा में लिखी गई रचना थी। चित्रावली नामक महाकाव्य की नायिका चित्रावली है, जबकि इसके नायक का नाम है शुजान और जहांगीर के समय में रचित रचना मानी जाती है। चित्रावली जहांगीर काल में लिखी गई मानी जाती है। अब सूफी काव्य धारा की ये तो महाकाव्यात्मक रचनाएं थी। अब हम पढ़ते हैं दोस्तों सूफी काव्य धारा की अन्य लघु रचनाएं, जिनके विषय में भी प्रश्न अपने भर्ती परीक्षाओं में रिपीट होते रहते हैं। प्रेम विलास या प्रेमलता की कथा, इसके लेखक जैन श्रावक जटमल है दोस्तों और ये 1556 ईस्वी में लिखी गई है। इसी क्रम में अगली रचना है रस रतन, इसके लेखक है पोहेकर और ये 1618 ईस्वी की रचना है। अगली 16 ज्ञानदीप, तीसरी रचना है ज्ञानदीप जिसके लेखक है शेख नबी, यह 1619 ईस्वी की रचना है। दोस्तों ये शेख नबी की रचना ज्ञानदीप और हंस जवाहिर जो कासिम शाह की रचना है, इनके विषय में कई बार मैचिंग वाले प्रश्नों में, जैसे रचनाओं को मैच करना किस लेखक की है या यह रचना किस कवि की लेखक की है, ऐसे कई बार प्रश्न रिपीट होते हैं। तो ज्ञानदीप के लेखक है शेख नबी जो 1619 की रचना है। अगली रचना है लेले मजनू जिसके लेखक है जॉन कबी और ये 1612 ईस्वी की रचना है। इसी क्रम में इंद्रावती जो नूर मोहम्मद की 1744 ईस्वी में लिखी गई लघु रचनाओं में है दोस्तों। आचार्य शुक्ल इसी ग्रंथ को सूफी पद्धति का अंतिम ग्रंथ मानते हैं। आचार्य शुक्ल का मानना था कि इंद्रावती के साथ ही सूफी काव्य धारा की रचनाओं का अंत हो जाता है, उसके बाद सूफी काव्य नहीं रचा गया। इंद्रावती जो नूर मोहम्मद की 1744 की रचना है। इसके बाद हंस जवाहिर जिसके लेखक है दोस्तों कासिम शाह जो 1736 ईस्वी की रचना है। फारसी भाषा में रचित रचना है ये, कासिम शाह द्वारा रचित हंस जवाहिर। इसी क्रम में यूसुफ जुलेखा शेख निसार की रचना है, 1790 ईस्वी में इसे लिखा गया। और अंतिम जो मुख्य रचनाओं में है दोस्तों वो है नल दमन जो सूरदास द्वारा रचित 1657 ईस्वी की रचना है। लेकिन दोस्तों ये सूरदास जो अपने वल्लभाचार्य के शिष्य अष्टछापी सूरदास नहीं थे, ये उनसे अलग हटकर कवि है सूरदास, जिनके द्वारा सूफी काव्य धारा की लघु रचना नल दमन लिखी गई। तो इस प्रकार हमने सूफी काव्य धारा के प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं देखी दोस्तों आज की क्लास में। मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छा समझ में आया होगा और कोई कन्फ्यूज़न या किसी क्वेश्चन में आपको दिक्कत हो तो दोस्तों कमेंट से बताएं और उसका समाधान पाएं। अपने मित्रों को शेयर जरूर करें और भर्ती परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए दोस्तों अच्छा पढ़ें और आगे बढ़े। धन्यवाद।